हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम सहचर्यता के गुणधर्मों के बारे में समझेंगे। ठीक, सहचर्यता के गुणधर्म, इसमें आपको एक तालिका तैयार करना है जिसमें सहचर्यता के अंतर्गत आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग निकालना है। उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं का भी, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं का भी आपको योग, व्यवकलन, गुणा और भाग निकाल कर यह देखना है कि सहचर्यता सूत्र के अंतर्गत यह है या नहीं, यानी सही होगा या नहीं। क्लियर? तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आप तालिका बनाकर सहचर्यता के अंतर्गत इस प्रकार से एक और संख्या, ठीक है, दूसरे लाइन में योग, तीसरे लाइन में व्यवकलन, फिर गुणन और भाग को इस प्रकार से बांट लेंगे। उसके पश्चात पहला पॉइंट है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो सहचर्यता का सूत्र होता है, सहचर्यता का सूत्र है a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b ब्रैकेट में और प्लस c बाहर। ठीक, इस प्रकार प्राकृतिक संख्या मान लीजिए a बराबर 2, b बराबर आप ले लीजिए 3 और c बराबर ले लीजिए आप 0। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो योग के लिए है ना, ये योग के लिए है, वैल्यू रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 प्लस 3 प्लस 0 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 0। हल करेंगे तो 2 प्लस 3 5 और यहाँ पर भी 2 प्लस 3 यानी 5 बराबर 5। इसका अर्थ ये योग के लिए आपका प्राकृतिक संख्या की सहचर्यता सही है ना, इसलिए योग के स्थान पे आप लिखेंगे प्राकृतिक संख्या में हाँ। उसी प्रकार आप व्यवकलन के लिए निकाल सकते हो। उसके लिए सूत्र बनेगा a माइनस b माइनस c बराबर a माइनस b ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर माइनस c। ठीक, तो इस तरह से व्यवकलन के लिए आप अलग अलग संख्या ले सकते हो। जैसे कि a के लिए पुनः मैं 4 लेता हूं, b के लिए 3 और c के लिए लेता हूं मैं 2। ठीक, तो इस प्रकार मान रखने पर 4 माइनस 3 माइनस 2 है ना। इसी प्रकार यहां पर भी 4 माइनस 3 माइनस 2। हल करने पर 4 माइनस 3 माइनस 2 यानी 1, यहां पर 4 माइनस 3 यानी 1 माइनस 2, ये प्राप्त होगा 3 और यहाँ प्राप्त होगा 1 जो कि बराबर नहीं है। इसलिए व्यवकलन के लिए सहचर्यता के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर? अब उसी प्रकार आप गुणा और भाग का भी निकाल सकते हैं, बस आपको चिन्ह परिवर्तन करना होगा, सूत्र वही होगा। ठीक, गुणा के लिए आपको संख्याओं के बीच गुणा करना होगा। इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा आपका a डॉट b डॉट c और a डॉट b फिर डॉट c। क्लियर? इस प्रकार आप इसमें भी अलग संख्याओं को रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को ले सकते हो। a बराबर आप 1 ले सकते हो, b बराबर 2 और c बराबर आप ले सकते हो 3। ठीक, मान रखने पर 1.2.3। इसी प्रकार यहाँ पर मान रखते हो तो 1.2.3 बार, तो 2 दिया 6 और यहाँ पर भी 2 दिया 6, 6 बराबर 6 यानी कि आपको गुणा के लिए प्राकृतिक संख्या के सहचर्यता है ना, सहचर्यता के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या का गुणन जो है वो सही है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आप हाँ। उसी प्रकार से भाग के लिए आप निकाल सकते हो है ना। भाग के लिए
a बराबर ले सकते हो आप 10, b बराबर ले सकते हो आप 6 और a बराबर ले लीजिए आप 12, b बराबर 6 और c बराबर ले लीजिए 2। ठीक, इस प्रकार से फॉर्मूला में आप पढ़ते हो, चिन्ह में बस परिवर्तन करना है आपको। a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c बराबर a डिवाइडेड बाई b ब्रैकेट में और डिवाइड c। मान रखेंगे तो बराबर 12 डिवाइड 6 डिवाइडेड बाई 2, उसी प्रकार बराबर 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? इस प्रकार जब आप इसको डिवाइड करते हो, सबसे पहले 12 डिवाइडेड बाई 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 प्राप्त होगा, बराबर उसी प्रकार 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12 यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 प्राप्त होगा, है ना। पुनः 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 प्राप्त होगा, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए सचरिता के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या का भाग जो है सही नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे नहीं। क्लियर? उसी प्रकार आप पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं का भी हल कर सकते हैं इसी सूत्र के माध्यम से, है ना। इसी सूत्र के माध्यम से आपको पूर्ण संख्या लेना है और उन पूर्ण संख्याओं को आपको योग करके देखना है, व्यकलन करना है, गुणा करना है और भाग करना है और देखना है कि वो सही है या नहीं। अगर सही है तो आपको तालिका में हाँ लिखना है, और अगर नहीं है, है ना, बराबर वो नहीं आते हैं, दोनों पक्ष बराबर ना हो तो आपको नहीं लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको आगे भी संख्याओं के लिए निकालना है। हम आगे बढ़ते हैं। आज का अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं व दशमलव रूप। परिमेय संख्याएं व दशमलव रूप। ठीक है, तो इस तरह परिमेय संख्याओं के रूप में आपको दशमलव रूप में लिखना है परिमेय संख्याओं को। तो सबसे पहले इसमें आप समझेंगे संख्या। ठीक है, एक तालिका लेंगे, पहला लिखेंगे संख्या, दूसरा पॉइंट भागफल, फिर लिखेंगे आप विश्लेषण और उसके पश्चात लिखेंगे निष्कर्ष। ठीक, इस प्रकार से एक तालिका तैयार कीजिए आप। ठीक, पहली संख्या आप लेंगे 7/4। ठीक, 7/4 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हमको दशमलव रूप में दर्शाना है। परिमेय संख्या है 7/4। जब आप 7 को 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपका शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 4 एकम 4, 7 में 4 है 3, दशमलव लगाकर 0, 4 सत्ते 28, पुनः माइनस 30 में 28 माइनस करोगे 2, फिर से आप एक 0 लगाएंगे और 4 पंचे 20। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो शेषफल है
वह शून्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो दशमलव है ना, भागफल आपका प्राप्त हुआ 1.75 आपका भागफल है, अर्थात दशमलव के बाद दो स्थान आने के बाद है ना, दशमलव के दो स्थानों के बाद शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो गया। यही आप लिखोगे विश्लेषण में, इसमें दिखाई दे रहा है कि दशमलव के दो स्थानों के बाद दशमलव के दो स्थानों के बाद शेषफल शून्य है। तो इसका अर्थ यह है कि शून्य होने के कारण इसका प्रोसेस ये रुक गया है ना, यानी ये यहीं तक ही विभाजित होगा, 7 जो 4 से यहीं पर ही रुक गया विभाजित होकर। ठीक, रुक जाने के कारण इसको यह यानी शांत हो गया। इस प्रकार इसी कारण इसको शांत दशमलव कहा जाता है। ठीक है, शांत दशमलव होगा, क्योंकि ये शांत हो जाता है, शांत हो गया है ना, इसका प्रक्रिया जो है यह रुक गया है, इसलिए एक क्या शांत दशमलव होगा। ठीक, उसी प्रकार से आप एक दूसरा परिमेय संख्या लीजिए 9/11। जब 9 को आप 11 से डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू प्राप्त होगा 0.81, फिर 81 डॉट 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 करके ये 81 जो है आवर्ती, मतलब बार बार पुनरावृत्ति होगा इसका। इस कारण से पुनरावृत्ति होने के कारण आप यहां पर लिखेंगे कि दशमलव के दो स्थानों के पश्चात पहले दो अंकों का पुनरावृत्ति होता है ना। दशमलव के दो स्थानों के बाद पहले वाले अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। 81 है ना, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस प्रकार से जो परिमेय संख्याएं हैं, ऐसे दशमलव है ना, इनको आप क्या कहेंगे, अशांत, क्योंकि ये शांत नहीं है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है इनके दशमलव के अंकों का, है ना, दशमलव के बाद के अंकों का, इसलिए ये अशांत आवर्ती क्यों बोल रहे हैं इसको, अशांत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह इसका शेषफल शून्य नहीं है ना, ये आगे वैल्यू देते जा रहा है दशमलव के पश्चात ना, विभाजित होने के बाद, इसलिए ये अशांत है। और आवर्ती इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बार बार दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो पुनरावृत्ति हो रही है उनकी, इसलिए इसको आवर्ती कहा जाता है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव। क्लियर, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव है। अब इसके पश्चात एक और आप दशमलव ले सकते हो, जैसे कि 7/6, उसमें आप जब डिवाइड करते हो, ठीक है, 7/6 को आप जब डिवाइड करोगे तो आपको इस प्रकार से 7 × 6 6, 7 में 6 गया, एक दशमलव लगा के 0, तो 6 × 6, 10 में 6 गया 4, ठीक है, पुनः 0 लगाएंगे तो 6 × 36, फिर 40 में 36 गया, पुनः 4, फिर पुनः आप 0 लगाएंगे तो फिर से आपका 6 वैल्यू आएगा। इस प्रकार से 6 प्राप्त होता जाएगा और नीचे आपका शेषफल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अनंत तक आपको वैल्यू मिलता जाएगा और आपका जो भागफल है 1.1 के पश्चात जो 6 है उसका पुनरावृत्ति होता जाएगा। तो ऐसे दशमलव भी क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है, लेकिन एक अंक
अंकों के पश्चात, है ना, दशमलव के एक अंक के पश्चात आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति इसमें हो रही है। पहले वाले अंक में दो अंकों के पुनरावृत्ति होती थी, इसमें एक अंक के पश्चात जो आने वाले अंक है उसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, आसान आवर्ती दशमलव ही कहलाता है ना। 7/6 के लिए भी आप लिखते हो तो ये भी एक आसान आवर्ती दशमलव है, आसान आवर्ती दशमलव है। क्लियर? तो ये जो संख्या है आपको इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है, और इसी प्रकार से आपको इसके बारे में पूरी बातें लिखना है और आसान आवर्ती दशमलव को आप इस निष्कर्ष के स्थान पर लिखेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको मैंने परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव रूप के बारे में बताया। ठीक है, तो इसके आधारित एक प्रश्न मैं आपको समझाता हूं। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं। क्वेश्चन दिया है, उदाहरण आपके पुस्तक में उदाहरण है ये 1.555 बराबर, इसको आप लिख सकते हो 1.5 के ऊपर में 12। ठीक है, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रहा है 5 का, इसलिए इसको बार चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में आप एक लाइन खींच दीजिए, तो 1.5 लिख के आपको एक लाइन खींचना होगा। ठीक है, को P/Q के रूप में लिखो, P/Q के रूप में लिखो। ठीक, तो सबसे पहले हल में माना P/Q बराबर क्या, P/Q बराबर 1.5 डॉट। ठीक, 1.55 डॉट इक्वेशन 1 दे दिया। क्लियर? अब दोनों पक्षों में आप दोनों पक्षों में 10 से गुणा करें। 10 से गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या ऐसा है जो पुनरावृत्ति हो रहा है ना, जो आवर्ती हो रहा है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे आप। तो 10 से गुणा करने के बाद आपको 10 P/Q बराबर 1.5 को आप 10 से गुणा करते हो तो 5, 10 में एक शून्य होता है, तो दशमलव के बाद का एक अंक जो है एक की ओर आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15.555, अभी ये पुनरावृत्ति हो रहा है ना, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 15.555। ठीक है, इस प्रकार से अनंतर इक्वेशन 2 दे दीजिए। समीकरण 2 माइनस कीजिए समीकरण 1। ठीक, समीकरण 2 में समीकरण 1 को आप घटाओगे तो 10 P/Q माइनस P/Q इज इक्वल टू 15.555। ठीक है, डॉट डॉट माइनस है 1.555। ठीक, तो इस प्रकार से दशमलव के बाद के अंक जो हैं वो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में दशमलव के बाद 555 है ना, तो आपका माइनस होगा केवल 15 में से 1 गया 14। उससे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है, तो 10 P/Q माइनस 1 P/Q जब माइनस करते हो तो आपको प्राप्त होगा 9 P/Q बराबर 15 में से 1 गया 14।
9 को आप दूसरी ओर लेके जाएंगे तो P बाई क्यू बराबर हो जाएगा 14/9 और यही आपका P बाई क्यू का वैल्यू है और यही आंसर। इस प्रकार से P बाई क्यू के लिए आप हल कर सकते हो। ठीक, उसी तरह एक प्रश्न आपके जो प्रश्नावली में दिया है उस प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्नावली में एक क्वेश्चन है 1.2333 डॉट 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 को P बाई क्यू के रूप में लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि दशमलव के बाद एक संख्या ऐसा है जो परिवर्तित है, उसके पश्चात फिर अगली संख्या क्या है, वो पुनरावृत्ति है। तो पहली संख्या परिवर्तित है, इसलिए आपको सबसे पहले तो माना P बाई क्यू बराबर लिख लेना है, जो संख्या दिया है 1.233 इस प्रकार। क्लियर? उसके पश्चात 10 से दोनों पक्षों में गुणा कीजिए। ठीक, गुणा करने के पश्चात आपको प्राप्त होगा tan P बाई क्यू बराबर 10 से गुणा करेंगे तो एक संख्या दशमलव के इस ओर आएगा 12.333 प्राप्त होगा। इसको आप इक्वेशन 1 देंगे। ठीक, उसके पश्चात पुनः दशमलव के बाद आपको एक संख्या मिल रहा है जो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो आप पुनः समीकरण 1 में 10 से गुणा तो आपको वैल्यू प्राप्त होगा 100 है ना। 10 में से 10 गुणा करोगे 100 P बाई क्यू बराबर क्या प्राप्त होगा 100 के लिए तो एक अंक पुनः इस पर आएगा है ना, यानी कि 10 से गुणा करोगे तो पुनः एक अंक दशमलव का इधर आ जाएगा तो 123.333 अभी भी अनंत तक इक्वेशन 2 देंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1 तो वैल्यू मिलेगा आपको 100 में से 10 घटाओगे तो 90 यानी 90 P बाई क्यू बराबर दशमलव की दूसरी ओर का जो अंक है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त होगा आपको 123 में माइनस 12 तो 123 में आप 12 घटाते हो तो 3 में से 2 गया 1, 12 में से 1 गया 11, वैल्यू हो जाएगा 111। तो P बाई क्यू बराबर प्राप्त होगा आपको 111/90 और यही आपका आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको P बाई क्यू के प्रश्नों को हल करना है ना। P बाई क्यू के रूप में जो दशमलव रूप दिया जाएगा उसको इसी प्रकार से आप हल कीजिए। ठीक, आगे के प्रश्नों में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।